जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द डिफेंस वॉरियर पर। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी, जिसका वेटेज रहता है एनडीए एग्जामिनेशन में 10 to 12 क्वेश्चंस, जो कि अच्छा खासा वेटेज रहता है। इसमें हम आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट नेम बायोलॉजी और चैप्टर नेम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट चैप्टर हमारा रहेगा सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसी को हम आगे पढ़ते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल ऑर्गेनली, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, टाइप टॉपिक हियर। सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हम जानेंगे बायोलॉजी क्या है। इसमें हम जानेंगे बायोलॉजी। बायो मतलब लिविंग और लॉजी मतलब स्टडी। तो ब्रांच इन विच लिविंग बीइंग आर स्टडी, देयरफॉर स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो लाइफ की स्टडी होती है उसे ही हम बायोलॉजी कहते हैं। और टर्म बायोलॉजी किसने दिया है? तो दो साइंटिस्ट ने दिया है, लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, इन द ईयर 1801। और साथ में यह भी बताया है कि बायोलॉजी की 2 मेन ब्रांच है। एक है बॉटनी, जो कि प्लांट के अंदर आती है, और एक है जोलॉजी, जो कि एनिमल और ह्यूमंस के बीच में आती है। इसको हम जू से याद रखेंगे। जू से एनिमल्स रहते हैं, तो जोलॉजी यानी कि एनिमल्स। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो एरिस्टोटल इज ए फादर ऑफ बायोलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है सेल। सेल के बारे में हम जानेंगे। तो सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक लिविंग, एक नॉन लिविंग। लिविंग वो होते हैं जिनके पास हैव न्यूक्लियस, जिनके पास न्यूक्लियस होता है वो लिविंग सेल होते हैं। और नो न्यूक्लियस मतलब जिनके पास न्यूक्लियस नहीं होता वह नॉन लिविंग होते हैं। सेल होता है, सेल के बीच में न्यूक्लियस होता है। आइए सेल के बारे में जानें। इट इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। और यह एनडीए का पीवाईक्यू है, एनडीए में पूछा गया है सेल क्या है। तो सेल बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। द वर्ड सेल was coined by British scientist Robert Hooke in the year 1665। जो सेल वर्ड है उसे ब्रिटिश साइंटिस्ट ने कॉइन किया है, उनका नाम है रॉबर्ट हुक, और इन द ईयर 1665। इट वाज कॉइन्ड वाइल ऑब्जर्विंग अ थिन कट ऑफ पीस ऑफ कॉर्क अंडर माइक्रोस्कोप। उन्होंने, जैसे पुराने समय में जो कांच की बोतलें रहती थी उनके ऊपर ढक्कन रहता था लकड़ी का, उस लकड़ी को काट के उन्होंने थिन पतली स्लाइस में काट के उसे माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्हें सेल मिला। इट रिजेंबल्ड हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। उन्होंने देखा कि उसमें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है। तो और उन्होंने एक बुक भी लिखी, उनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। जब उन्होंने उसे देखा तो कंपार्टमेंट सीन अंडर माइक्रोस्कोप, जब उन्होंने सेल को माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्हें हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखा। उसके बाद आते हैं एंटोन वॉन लियोनहुक। फर्स्ट सा द डिस्क्राइब अ लाइव सेल विथ
लाइव सेल इन पॉन्ड वाटर। तो जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जो सेल देखा था वो डेड सेल था, और जो पहला लाइव सेल देखा वो साइंटिस्ट का नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जिन्होंने लाइव सेल देखा वो भी पॉन्ड वाटर में, तालाब के पानी में। उसके बाद तीसरे साइंटिस्ट आते हैं रॉबर्ट ब्राउन 1831 में, जिन्होंने डिस्कवर्ड किया न्यूक्लियस इन द सेल ऑफ ऑर्चिड रूट। जो ऑर्चिड पेड़ होता है उसकी जड़ों में इन्होंने न्यूक्लियस की खोज की। उसके बाद आते हैं परकिंजे इन द 1839 coined term प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल। जैसे सेल रहता है उसके बीच में रहता है न्यूक्लियस, और आसपास जो फ्लूइड सब्सटेंस रहता है उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, और उसकी खोज परकिंजे नाम के साइंटिस्ट ने की थी। उसके बाद हम देखेंगे सेल थ्योरी। सेल थ्योरी गिवन बाय सिल्डन एंड स्वान। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट ने दी है, एक का नाम है सिल्डन और एक का नाम है स्वान, जिन्होंने इन द ईयर 1838 एंड 1839। इट सेज all living organisms are composed of cells and product of cells. The cell is the basic unit of life. Cell theory was modified by Rudolf Virchow in the year 1855. He explained that cells divided and new cells are formed from the pre-existing cells. तो सेल थ्योरी दी थी सिल्डन एंड स्वेन नाम के साइंटिस्ट ने, और उसी सेल थ्योरी को 1855 में रुडोल्फ विर्को नाम के साइंटिस्ट ने उसे मॉडिफाई किया, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो पुराने से नए सेल हैं वो पुराने सेल से ही बनते हैं, और उस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया ओमनी सेलुला ई सेलुले, उनकी लैंग्वेज में। जैसा कि इधर बताया है कि पेरेंट सेल उसी से बना है डॉटर सेल। उसके बाद देखेंगे सेल डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। द स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 नैनोमीटर का होता है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल, सबसे छोटा सेल होता है माइकोप्लाज्मा, जो कि 0.3 नैनोमीटर का होता है। उसके बाद द लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। जो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल होता है वह शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। और लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे लंबी सेल कौन सी है, तो है नर्व सेल। उसके बाद हम पढ़ेंगे वायरस। वायरस इज कंसिडर्ड अस कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरस क्या है? वायरस कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिंग लिंक को हम वायरस कहते हैं। आर कंसिडर्ड नीदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग, सो कंसिडर्ड आसेल्यूलर, और इसे हम आसेल्यूलर भी कहते हैं। और ऑब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं। इन्फेक्टियस माइक्रोब कंसिस्टिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, और जो आसपास से न्यूक्लिक एसिड की एक प्रोटीन कोट रहती है उसे हम डायग्राम में देखेंगे। कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, सो मस्ट इन्फेक्ट होस्ट सेल टू डिवाइड। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है इस प्रकार वायरस रहता है, और जो इसकी कोट रहती है प्रोटीन कोट वो कैप्सिड की बनी रहती है, और इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड रहता है, डीएनए या आरएनए दोनों होते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। सेल कितने प्रकार के होते हैं? तो सेल दो प्रकार के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब पुराने, यूकैरियोटिक मतलब नए।
इनको जानते हैं। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव सेल होते हैं और यूकैरियोटिक ट्रू सेल होते हैं। इनमें लेक न्यूक्लियर होता है, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोटिक की मेम्ब्रेन रहती है वो न्यूक्लियोइड होती है। और इनके एग्जाम्पल देखें तो प्रोकैरियोट्स में आते हैं बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्म एंड पीपीएलओ। पीपीएलओ मतलब प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। और यूकैरियोटिक्स के एग्जाम्पल देखें प्लांट्स, एनिमल एंड फंजाई। अब इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। ये है प्रोकैरियोट्स और ये है यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सेल मेम्ब्रेन रहती है, उसी प्रकार यूकैरियोट्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। उसके बाद इसमें न्यूक्लियर मटेरियल रहता है, उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहती है और न्यूक्लियस रहता है। इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? तो साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनली, और सेल ऑर्गेनली भी कौन सी? न्यूक्लियस। तो प्रोटोप्लाज्म इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। उसके बाद होता है प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट वो होता है अ सेल हुज सेल वॉल हैज़ बीन रिमूव, जिसकी मतलब ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल को हम हटा दें उसे हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। उसके बाद टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। सेल मेम्ब्रेन मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स और फैट्स। सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन्स की बनी रहती है। लिपिड्स मतलब फैट। कैन बी ऑब्जर्व्ड ओनली थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसे हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। इट इज़ द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है वह एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्रोटेक्ट करती है सेल को। उसके बाद देखेंगे कि जो सिंगल एंड निकलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया था कि सेल किस प्रकार रहते हैं, वह जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं यह है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो कि 1972 में दिया था। सेल मेम्ब्रेन कॉन्स ऑफ बाइफॉस्फोलिपिड लेयर, जो इनकी लेयर होती है वो बाइफॉस्फोलिपिड लेयर होती है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल अक्रॉस इट। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहती है उसका काम रहता है, फंक्शन रहता है ट्रांसपोर्ट करने का। द मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल, और जो मेम्ब्रेन रहती है वह सिलेक्टिवली परमिएबल होती हैं। अब ट्रांसपोर्ट भी दो प्रकार का होता है, एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकंड पैसिव ट्रांसपोर्ट। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है वह एटीपी इज़ यूज्ड, वह एटीपी को यूज़ करता है जिसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है वह भी दो प्रकार का होता है, एक डिफ्यूज़न और सेकंड ऑस्मोसिस। जो डिफ्यूज़न होता है उसमें नो एटीपी होता है और जो ऑस्मोसिस रहता है उसमें एटीपी होता है। उसके बाद डिफ्यूज़न, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन अलोंग द कंसंट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट। डिफ्यूज़न का मतलब है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जा रहे हैं उसे हम डिफ्यूज़न कहते हैं। इसमें ऑस्मोसिस जो कि इम्पोर्टेंट है, मूवमेंट ऑफ वाटर सॉल्वेंट बाय डिफ्यूजन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूशन, एग्जाम्पल वाटर प्लस शुगर। इसमें दिखाया गया है फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
उसके बाद एक्टिव ट्रांसपोर्ट, molecules are transported across the membrane against the concentration gradient. Such a transport is energy dependent, e.g. Na plus K pump. Low to high आउटसाइड सेल और इनसाइड सेल, जैसा कि डायग्राम में देख सकते हैं कि फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन होता है, ये उसे हम ट्रांसपोर्ट कहते हैं। अब ये स्लाइड सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें कि वेरी वेरी आईएमपी है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल डायग्राम में दिखाया गया है, प्लाज्मोडेस्माटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, मिडिल लेमिला। और इधर हम जानेंगे सेल वॉल की, जो सेल वॉल होती है वो किस किस चीज़ों की बनी रहती है। जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है, प्लांट सेल की सेल्यूलोज की बनी रहती है, और फंगस की काइटिन की। ये तीनों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद जो गैप जंक्शन होता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। उसके बाद प्लाज्मोलाइसिस, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच सेल लूज वाटर इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस वह होता है जब सेल अपना वाटर लूज कर देता है इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हम आगे जानेंगे। सेल वॉल परमिट the cell of plant, fungi and bacteria to withstand very dilute hypotonic external medium without bursting. अब हम जानेंगे हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है? मोर वाटर और लेस सोल्यूट, जिसमें पानी ज़्यादा रहता है और सोल्यूट कम होता है, उसे हम हाइपोटोनिक कहते हैं। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें मोर सोल्यूट और लेस वाटर, जिसमें पानी कम होता है और सोल्यूट ज़्यादा होता है, उसे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। वाटर इज़ मोर तो सेल लूज वाटर श्रिंक। जब वाटर ज़्यादा रहेगा तो सेल अपना वाटर लूज कर देगा और श्रिंक हो जाएगा, मतलब सिकुड़ जाएगा। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, एनिमल सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रप्चर हो जाता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन में नॉर्मल रहता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में श्रिंक हो जाता है। उसी प्रकार प्लांट सेल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में टर्जिड और नॉर्मल रहता है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन में फ्लैसिड रहता है, और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में प्लाज्मोलाइज्ड यानी कि श्रिंक हो जाता है। प्लाज्मोलाइज मतलब कि श्रिंक होना, सिकुड़ना। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं जो कि एनडीए 2018 का PYQ है। हु डिस्कवर्ड द सेल? सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? तो रॉबर्ट हुक, मेंडल, विर्चो या फिर स्वान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट हुक। एनडीए 2020 का क्वेश्चन है, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन नोन एज। इसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें कि न्यूक्लियर रीजन नहीं होता है और जो मेम्ब्रेन होती है उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए न्यूक्लियोलस, बी न्यूक्लियोइड, सी राइबोसोम्स, डी लाइसोसोम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियोइड। उसके बाद साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? इट इज़ अ जेली लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। जो साइटोप्लाज्म एक प्रकार का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो प्रेजेंट रहता है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस के बीच। इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड cell organelle are enclosed by membrane. Not prokaryotes lack nuclear membrane as well as membrane around cell organelle.
इस डायग्राम के माध्यम से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सो इसे अच्छे से देखें। उसके बाद सेल ऑर्गेनली, जो सेल ऑर्गेनली है यहाँ से हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि सेल क्या है, सेल की खोज किसने की है, ये सब हमने जाना है। अगले लेक्चर में हम जानेंगे सेल ऑर्गेनली कितने प्रकार की है और कौन कौन सी है और कितनी मेम्ब्रेन है। सो आज का लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।